शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के वर्सेस नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियां लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए और हेडफोन्स लगा लें क्योंकि सर्दियों की कहानियां बहुत डरावनी होती हैं। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। आज की पहली खौफनाक कहानी ताहिर शेयर कर रहे हैं। ताहिर कहते हैं हम लोग नॉर्थ कराची के रहने वाले हैं। आज आपके साथ हम लोगों की जिंदगी की खौफनाक तरीन कहानी शेयर करूंगा। ये आज से करीब 19 साल पुरानी बात है। हम लोगों के चाचू थे, उन्होंने कराची DHA फेज 6 में एक घर लिया। वो घर जो था चाचू ने जब लिया उसके बाद चाचू अपनी पूरी फैमिली के साथ बहरीन शिफ्ट हो गए। चाचू का घर खाली था उन दिनों में। हम लोगों ने अपना घर बेचा, हम लोगों ने नया घर बनाना था क्योंकि मेरे बड़े भाई की शादी थी तो हमारा घर छोटा था। उन दिनों में हमारा घर जैसे ही बिका तो हम लोग रेंट पर घर लेने लगे थे, जिस पर चाचू ने ये कहा कि जब तक आप लोगों को घर नहीं मिलता, कोई अच्छा घर नहीं मिलता तो आप लोग मेरे वाले घर में रह लें। वैसे भी घर खाली पड़ा है तो हम लोग तो अभी वहाँ पर शिफ्ट हो नहीं रहे, आप लोग कुछ अर्सा वहाँ पर रह लें, जैसे ही आपको घर मिलेगा आप लोग फिर वो घर छोड़ दीजिएगा। पहले अब्बू ने मना किया कि नहीं ऐसे नहीं, आपने अपने लिए खरीदा है तो ये। वो चाचू ने कहा कुछ नहीं होता, आप लोग कुछ अर्सा वहाँ पर रहे, जैसे फिर आपका अपने घर का होता है तो आप वहाँ पर शिफ्ट हो जाना। अब्बू ने कहा ठीक है। हम 2 भाई, 1 बहन और अम्मी अब्बू उस घर में शिफ्ट हो गए। हमारी इतनी बड़ी फैमिली थी ही नहीं, घर खासा बड़ा था DHA फेज 6 में। जब हम लोग इस घर में गए, चाबी हम लोगों को चाचू ने भिजवा दी, पता लग गया। अब्बू, मैं और मेरे भाई हम लोग घर देखने के लिए गए। घर का जब हम लोगों ने गेट खोला, अंदर गए, घर ऐसे लग रहा था बहुत कदीम अरसे से खाली है, जबकि चाचू को ये बताया गया था कि घर सिर्फ 2 बरस से बंद है। लेकिन देखने में ऐसे लग रहा था 2 नहीं बल्कि 20 बरस से बंद है। हर तरफ इतने जाले थे। बाहर से घर इतना पुराना नहीं था, बाहर से घर बहुत खूबसूरत लग रहा था, साफ सुथरा न्यू लग रहा था। शायद बाहर से कोई पेंट्स वगैरह चेंज किए गए थे या रेनोवेट किया गया था। अंदर से घर बहुत पुराना था, दोनों दीवार बहुत पुराने थे, बोसीदा थे और घर में एक अजीब सी बू फैली हुई थी। वो समझ से बाहर थी, जैसे पता नहीं वो कैसी स्मेल है, शायद घर बंद रहने की वजह से होगी। स्मेल बहुत ज्यादा अजीब और गंदी सी थी, बदबू कह लें। हम लोगों ने जैसे कैसे करके नाक पे रुमाल रखे, पूरे घर में थी, ऊपर वाले हिस्से में भी नीचे वाले में भी। अब्बू ने कहा कि इसकी साफ सफाई करवाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर शिफ्ट होंगे। उस घर के जो कमरे जब हम लोगों ने खोले तो उन कमरों में जैसे जमीन के ऊपर मिट्टी होती है, 2 कमरे ऐसे थे, एक नीचे वाला और एक ऊपर स्टेयर्स के साथ। छोटे बच्चों के पैरों के निशान थे, नंगे पांव के निशान पूरे कमरे में। बहुत अजीब था ये घर, इतने अरसे से बंद था लेकिन वो जो बच्चे के पांव के निशान थे वो बिल्कुल नहीं लग रहे थे। यहाँ तक कि दीवार के ऊपर भी पांव के निशान थे, जहां पर ट्यूबलाइट लगी होती है वहां तक पांव के निशान थे। इस चीज ने हमें बड़ा डिस्टर्ब किया कि ये क्या माजरा है। अब्बू ने कहा शायद कोई फैमिली आके रही होगी। अगले दिन अब्बू जैसे सफाई वगैरह जो करवानी थी वहां पर कुछ लोगों को, आदमियों को लेकर गए। पूरा घर उन्होंने धोया, साफ सुथरा किया, पूरे घर में स्प्रे किया गया। शाम को हम पूरी फैमिली घर देखने के लिए गए। जब शाम को हम लोग घर में पहुंचे, सारा दिन से घर धुलकर साफ सुथरा था। आगे जाली वाले दरवाजे थे तो अब्बू ने जाते हुए जाली वाले दरवाजे बंद कर दिए थे और बड़े दरवाजे खुले थे लकड़ी वाले। जो ही घर में दाखिल हुए वही स्मेल फिर।
पूरे घर में वो बड़ी अजीब गंदी स्मेल थी। अम्मी भी कहने लगी ये किस चीज़ की बदबू है। अब्बू ने कहा समझ में नहीं आ रहा, पूरा घर धुलवाया है, फिनाइल से हर चीज़ से साफ करवाया है, इसके बावजूद ये स्मेल नहीं जा रही। अम्मी ने कहा कि आबाद होंगे हम लोग यहाँ पर आकर, डेली सफाई होगी, एयर फ्रेशनर करेंगे तो ख़त्म हो जाएगी स्मेल। खैर हम लोगों ने अपना सामान वगैरह शिफ्ट किया। अम्मी ने कहा घर है पुराना लेकिन घर है बड़ा। चाचू को भी बता दिया गया, चाचू खुश थे, उनकी फैमिली को भी कोई एतराज़ नहीं था। हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए। साथ साथ अब्बू ने घर के लिए भी कोशिश अपनी जारी रखी। एक दो डीलर्स को कहा हुआ था हम लोगों ने। जब हम लोग उस घर में शिफ्ट हुए, अभी पहली रात ही थी, अम्मी और मेरी सिस्टर जो है वो एक कमरे में सो रही थी, मेरे भाई, मैं और अब्बू एक कमरे में सो रहे थे। मैं कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। कंप्यूटर हमने बिल्कुल दो कमरे साथ साथ थे, एक कमरा सामने था, फिर उसके साथ आगे छोटा सा सहन था, फिर आगे ड्राइंग रूम था। तो मैं वहाँ पर उस कंप्यूटर वाले कमरे में बैठकर कंप्यूटर पर काम कर रहा था। एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से बाहर, मेरे कमरे के बाहर दो चेयर्स रखी हुई थी। उन चेयर्स को जैसे किसी ने टीवी लॉन्च में घसीट कर आगे किया। टाइम मैंने देखा तो 1:30-2 बजे का टाइम था, सर्दियों की रातें थी। अम्मी अबू तो बहुत जल्दी सो जाते थे, भाई ने भी ऑफिस जाना था वो भी सो जाते थे। मेरी सिस्टर भी ऐसे कभी रात को जागी नहीं थी। पहले मुझे लगा शायद कोई वॉशरूम के लिए उठा होगा, लेकिन अटैच वॉशरूम थे, ये भी बात में समझ नहीं आई। जो ही मैं कमरे से बाहर निकला तो जो दो कुर्सियां थी वो जैसे मेरे कमरे के बाहर पड़ी थी, उन कुर्सियों को आमने सामने करके एक कोने में रखा गया। बिल्कुल वो कुर्सियां जैसे कोई घसीट कर कोने में लेकर गया। मैं बड़ा परेशान कि ये क्या माजरा है, कोई उठा भी नहीं, कमरे का दरवाजा बंद है, कोई बाहर आता तो कमरे का दरवाजा तो खुलता। वो कुर्सियां मैंने दोबारा से सीधी करके उठाकर एक साइड पे रख दी। खुद मैं जाकर फिर कंप्यूटर पर काम करने लग गया। अभी 5-6 मिनट ही गुजरे होंगे, मुझे आकर बैठे बहुत मुश्किल 10 मिनट गुजरे होंगे, फिर से कुर्सियों की आवाज आने लगी। अब मैं थोड़ा सा डर गया। जो ही मैं डरता डरता मैंने दरवाजा खोला, एक कुर्सी उसी जगह पर उसी रुख में पड़ी थी जहां से मैंने उठाई थी। मुझे समझ आ गया कि ये कोई अनदेखा वजूद है जो तंग कर रहा है। मैंने कंप्यूटर वाले कमरे की कुंडी लगा ली। उधर एक सिंगल बेड होता था छोटा, मम्मी ने इसीलिए बिछा दिया था कि कभी काम करते हुए इंसान थक जाता है, चलो लेट जाऊंगा। यहाँ पर लेट गया, मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी। मैंने वहां पर अपने लिए एक ब्लैंकेट भी रखा हुआ था। मैंने वो ब्लैंकेट निकाला अलमारी से, मैं ऊपर लेकर लेट गया। मुझे बहुत डर लग रहा था। अब बाहर मुसलसल किसी की आहट महसूस हो रही थी और ऐसे था जिस तरह से कोई सरगोशियों में बातें कर रहा है। जैसे 2-3 लोग हैं सरगोशियों में बातें कर रहे हैं और उनमें एक छोटे बच्चे की भी आवाज है। हमारे घर में तो छोटा बच्चा था नहीं, जैसे कोई बच्चा कहका लगाकर हंसता है। मैं इतना खौफजदा था, ना मेरे में हिम्मत थी मैं साथ वाले कमरे में जा सकूं, ना मेरे में हिम्मत थी कि मैं किसी को पुकार सकूं। मैं था भी थोड़ा सा उनसे दूर क्योंकि ये कमरा अलग था। बहुत डर लग रहा था, ऊपर से शदीद सर्दी और खौफ से मुझे और भी ठंड लग रही थी, जैसे कब कभी मेरे ऊपर तारी होगी। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जो ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, वो मेरी कभी थोड़ी कम हुई। मैंने अपना फेस ब्लैंकेट के अंदर कर लिया और मैं सोने की कोशिश करने लगा, यहाँ तक कि मैं सो गया। सुबह कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ, 9 बजे का टाइम था। अम्मी मुझे बुला रही थी। मैं उठा, बाहर आया तो अम्मी मुझसे लड़ रही थी कि तुमने क्या काम किया है। मैंने उन्हें कहा कि अम्मी मैंने क्या काम किया है। उस टीवी लॉन्च में हम लोगों का खाने वाला एक तो डाइनिंग टेबल होता है, ये एक बड़ा वैसे टेबल था, वहाँ पर हम लोग बैठकर चाय पीते थे और कभी कभार खाना भी खा लेते थे। वहाँ पर जैसे चाय के लिए कप सजाए होते हैं, प्लेट सजाई होती हैं, जैसे नाश्ता बिल्कुल तैयार हो रहा है और बाहर जोड़े हुए। अम्मी ने कहा कि मैंने बर्तन वॉश भी नहीं किए और तुमने सारे बाहर जोड़ दिए हैं, हम लोग तो अब जाके हैं, तो तुमने ये क्यों बर्तन बाहर जोड़े हैं। मैं बड़ा हैरान। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी मैंने तो ना इन बर्तनों को छेड़ा है, ना देखा है और ना ही इनके करीब गया हूँ।
मैंने ये बर्तन नहीं जोड़े। अम्मी ने कहा अगर तुमने नहीं जोड़े तो किसने जोड़े, हम लोग तो सब सोए हुए थे। मैंने फिर अम्मी को रात वाला सारा किस्सा बताया। अम्मी कहती हैं सुबह जब मैं उठी हूँ तो कुर्सी उस कोने में थी और उसका जो रुख था वो भी दीवार की तरफ था। मुझे बड़ी हैरानगी हुई। मैंने कहा अभी मेरा यकीन करें, मैं इसीलिए तो इसी कमरे में सो गया था। रात भर मुझे यहाँ से आहटें महसूस होती रही है। मुझे लगता है ये घर आसिफ ज़दा है। अम्मी ने कहा अभी आज पहला दिन है और आज ही तुमने ऐसी बातें शुरू कर दी है, कुछ भी नहीं है ऐसा वैसा। अम्मी ने मेरी बहन को आवाज़ दी और कहा कि समेटो ये सारे बर्तन और आओ हम लोग नाश्ता बनाते हैं। मैं अब बड़ा परेशान कि ये लोग मेरी बात नहीं मान रहे। चलो जब देखेंगे तो खुद ही मान जाएंगे। वो दिन भर हम लोग जैसे सेटिंग वगैरह करते रहे। ऊपर वाले भी एक दो कमरे थे, उनमें से एक कमरे में कुछ सामान रखा और एक कमरे में जैसे एक दो पुराने हम लोगों के बेड थे वो रख दिए। अब मैंने कहा कभी कोई मेहमान आ जाता है तो चलो ऊपर सुला लिया करेंगे, नीचे हम लोगों के अपने बेडरूम्स है। उसी शाम की बात है, मेरी बहन जो है वो कहीं छत पर गई, काम शाम करती रही, वो थक गई। वो जो दो बेड बिछाए थे उनमें से वो एक बेड पर जाकर सो गई। मगरिब की अजान हो गई, यहाँ तक कि इशा का टाइम हो गया, वो नीचे नहीं आई। अम्मी ने कहा कि पता नहीं ये कहाँ पर रहेगी या मारूख अभी तक नीचे नहीं है। मेरी बहन का नाम मारूख है। अम्मी किचन में से निकली, उसको बुलाने के लिए ऊपर गई। जो ही अम्मी ऊपर गई एकदम से अम्मी की चीख निकली। जब अम्मी चीखी मेरी बहन भी उठी और वो जैसे अम्मी को एकदम ऐसे देख के वो भी डर गई, वो भी चीखें मारने लग गई। हम लोग भागे नीचे से ऊपर कि ऊपर क्या हो गया। जब हम लोग ऊपर गए तो अम्मी सहमी भी एक कोने में बैठी हुई थी और मेरी बहन जो है वो हक्की बक्की बेड पर बैठी हुई थी। अब मैंने उसको पूछा क्या हुआ है, अम्मी भी कुछ नहीं बोल रही, वो भी कुछ नहीं बोल रही। अब्बू भी आ गए, भाई भी आ गए, उनको नीचे लेकर गए। अम्मी को पानी वगैरह पिलाया। अम्मी कुछ नॉर्मल हुई। अम्मी कहती हैं कि जैसे मैं ऊपर इसको जगाने के लिए गई हूं, कमरे का दरवाजा आधा खुला आधा बंद था और कमरे की लाइट भी ऑन थी। कहती हैं जब मैं अंदर दाखिल हुई तो मैं क्या देखती हूँ, जहां पर ये सोई हुई है इसके सर वाली साइड पर बेड पर एक औरत बैठी हुई थी। वो औरत, उस औरत की यानी साइड बनती थी दरवाजे की तरफ। जब मैंने उसको देखा तो वो बैठी वहीं पर थी, उसकी पूरी गर्दन मुड़ गई मेरी तरफ। वो बहुत खौफनाक चेहरे वाली औरत थी। इसके सरहाने के पास बैठी हुई थी और ये सोई हुई थी। जब मेरी चीख निकली वो गायब हो गई और इसने भी उठकर बैठकर चीखना शुरू कर दिया। जबकि मारूफ कहती है कि अम्मी मैं थकी हुई थी तो मैं जाकर बेड पर लेटी, मैंने ब्लैंकेट ऊपर लिया तो मैं क्या देखती हूँ, आप आई हैं कमरे में। आपने आकर मेरे बालों को सहलाया और आपने कहा थोड़ी देर आराम कर लो, तुम थक गई हो। आप यहाँ पर मेरे पास बैठकर मेरे बालों में हाथ फेर रही थी। बस मुझे वहीं पर नींद आई और मैं सो गई। अब हम लोग बहुत ज्यादा परेशान कि ये क्या माजरा है। अम्मी ने अपनी आंखों से देख लिया। अम्मी ने कहा कि तुम ठीक कह रहे थे, यहाँ पर कोई मसला तो है। मैंने अम्मी से कहा कि मैंने आपको रात को ही बता दिया था कि यहाँ पर कोई मामला है। अब वो भी बड़े परेशान। उसी टाइम ऊपर जो छत वाला कमरा था, ऐसा लगा जैसे वहां पर बहुत जोर से किसी ने कांच की बोतल तोड़ी है। इतनी जोर से कांच का कोई बर्तन, कोई बोतल टूटने की आवाज आई। हम लोग डर गए। हम लोगों ने फौरन हम लोग कमरे में हमने दरवाजा बंद कर लिया। अब हम लोग बड़े डरे हुए थे। थोड़ी देर के बाद खामोशी हुई। किचन से खाना वगैरह निकाल कर हम लोग कमरे में लेके वहीं खाया। अब रात सोना था तो अम्मी ने कहा कि सब एक ही कमरे में सोते हैं। ये घर ऐसा नहीं है जहां पर अलग अलग सोया जाए। ऐसा ना हो कि ये चीज हमें तंग करने लग जाए, डराने लग जाए या हावी हो जाए। अब वो एक बड़ा रूम था, वहां पर एक डबल बेड था, एक सिंगल बेड था। अब हम लोगों को ये मसला बन रहा था कि अम्मी और मेरी बहन कहाँ पर सोएंगी। मैं फिर बड़े सोफे पर हो गया। अब अम्मी, अब्बू और मेरी बहन जो है ये लोग बेड पर हो गए। एक सिंगल बेड पर भाई हो गया। सारे हम लोग एक कमरे में जैसे कैसे करके हम लोग पूरे आ गए। जैसे ही आधी रात का टाइम हुआ, ऐसा लगा किचन में कोई बर्तनों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। जैसे कोई प्लेट्स निकाल रहा है किचन से, कोई कप निकाल रहा है किचन से।
उसके साथ ही ऐसी खुशबू आने लगी जिस तरह से बाहर कोई ताज़ा, जैसे कोई खाने की चीज़ गर्म कर रहा है, जैसे कोई सालन वगैरह होता है। उसकी इतनी तेज खुशबू थी, वाज़े लग रहा था कि किचन को कोई इस्तेमाल कर रहा है। और अंदर जो हम लोगों की हालतें थी वो हम लोग ही जानते हैं। वो ऐसी कंडीशन थी, ना चिल्ला पा रहे थे, ना शोर मचाया जा रहा था, ना उस चीज़ को बर्दाश्त किया जा रहा था। हर कोई अपने अपने बिस्तर पर दुबका हुआ आवाज़ें सुन रहा था। फिर ऐसा लगा जैसे कोई छोटा सा बच्चा खिलखिलाकर हंसता है, और वो भागा भागा जैसे बाहर आकर टेबल पर चढ़ गया। अब वो जिन्नात हमें इस तरह से अपना आप जाहिर करवा रहे थे। उसी के साथ वही स्मेल पूरे घर में शुरू होगी रात के वक्त। बाहर इतनी सख्त, जैसे सर्दी का मौसम होता है, ठंड थी। दिसंबर की रातें बहुत ठंडी होती हैं, तो वहां पर भी ठंडी हवा थी। फिर ऐसा लगा जैसे बड़ी तेजी से कोई सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर चला गया और खामोशी हो गई। अगले दिन जब हम लोग जागे तो हम लोगों की किचन में 3 प्लेट्स जमीन पर पड़ी हुई थी, लेकिन उनमें कोई सालन वगैरह नहीं था, सादा साफ प्लेट्स थी। और हम लोगों के बाहर वाला टेबल जहाँ पर हम लोग बैठकर खाना खाते थे, वहां पर किसी बच्चे के छोटे पैरों के निशान लगे हुए थे। अब्बू ने अम्मी से ये कहा कि इस घर में रहना आसान नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं और वो अपना बहुत जाहिर कर रहे हैं। रात भर जैसे वो चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, छेड़ते हैं, बच्चों के पैरों के निशान है। अब्बू ने पहले कहा कि मैं अपने भाई अकरम से बात करता हूँ, उसको बताता हूँ कि ये मसला है यहाँ पर। अम्मी ने कहा आप ऐसा करें कि आप किसी साहिब इल्म को पहले लेकर आएँ, फिर देखते हैं कि इस घर में मसला क्या है। अब्बू ने कहा कि नहीं, ये उसका घर है, पहले मैं उससे इजाज़त लूँगा। अगर तो वो कहता है कि ठीक है आप यहाँ पर किसी को लेकर आएँ और देखें क्या मामला है, फिर मैं किसी को लेकर आऊँगा, और मैंने घर का ऑलरेडी बोल दिया है। फिर अब्बू ने चाचू से बात की, चाचू बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तभी चाचू कहते हैं कि जिस दिन हम लोग इस घर को देखने के लिए आए थे तो वो पूरी फैमिली देखने के लिए आए थे। तो मेरी चची कहती हैं कि हम लोग इस घर को देख रहे थे तो वो एक कमरे में गए, उनके कान बंद हो गए। कहती है मुझे वाज़े तौर पर ऐसे लगा मेरे कानों में जैसे पता नहीं क्या चीज़ गई है। इतनी वो परेशान हुई, भाग कर कमरे से बाहर निकले तो एकदम उनके कान खुल गए। उन्हें ऐसा लगा कि मेरा वहम होगा। फिर जब कमरे में गई, फिर उनके साथ ऐसे ही, उन्होंने चाचू को ये बात बताई भी सही, तो चाचू ने ये कहकर टाल दिया कि आपको वहम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चची ने कहा कि मुझे उस घर में ये फील हुआ था कि वो घर ठीक नहीं है, उस घर में असरात है। एक तो जब हम लोग उस घर में गए थे वहां पर बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल भी थी। मैंने उसी वक्त तुम्हारे चाचू से कहा था कि ये घर ठीक नहीं है, मत ले, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा कम कीमत पर मिल रहा था तो इन्होंने ले लिया। चाचू कहते हैं इसीलिए तो मैं चाहता था कि इस घर को आबाद करें, ताकि जो वहम हमारे दिल में है वो ख़त्म हो जाए। तो हम लोग किसी को रेंट पर देना नहीं चाहते थे, हम लोग यहाँ पर थे नहीं। आप लोगों को इसलिए दिया कि आप अपने वहाँ पर आबाद होगा घर, तो कुछ असरात होंगे तो वो भी निकल जाएंगे। बाज़ औक़ात खाली घरों में ये मखलूक़ात बसेरा कर लेती हैं। अब्बू ने चाचू से कहा कि मैं किसी साहिब इल्म को लाऊंगा, फिर देखते हैं यहाँ पर क्या माशरा है और ये क्यों यहाँ पर ये चीज़ें इतना तंग कर रही हैं। चाचू ने कहा कि ठीक है। अब्बू जो थे, अब्बू के एक दो दोस्त थे, वो ऐसे रूहानी लोगों को जानते थे जो अमलियात करते थे। अब्बू ने इनसे बात की तो अब्बू के एक दोस्त थे अंकल सरफराज, उन्होंने कहा कि मैं एक आदमी को जानता हूँ, मैं शाम को लेके आऊँगा। तकरीबन मगरिब से पहले वो हमारे घर उन साहब को लेकर आए। वो उस घर में जब दाखिल हुए, उस घर के उन्होंने 2-3 हिस्से चेक किए। उनका ये कहना था कि ये घर आसेब ज़दा है और पूरी तरह से आसेब ज़दा है। इस घर में बहुत सख्त जिन्नात हैं और वो एक तो नहीं है, उनकी पूरी फैमिली रहती है। बिलखसूस उनका जो बसेरा है, ये जो कोने वाला कमरा है, जो कंप्यूटर वाला कमरा जिसको हमने बनाया था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंस है। इस कमरे में वो हर वक्त होते हैं। और जो ऊपर वाला कमरा है जहाँ पर आपकी बेटी के पास वो चीज़ थी या वो उसको नज़र आई, वहाँ पर एक और मखलूक का बसेरा है। वो एक चुड़ैल आफत है जो ऊपर वाले हिस्से में मुकीम है, और वो ऐसी मखलूक है कि वो वहाँ पर किसी को अगर कोई जाएगा उसको बीमारी देगी, तंग करेगी,
और अगर उसका बसेरा किसी पर हो जाए तो फिर वो उसको छोड़ती नहीं है। बेहतर यही है आप लोग इस घर को खाली कर दें। ये घर आज से वीरान नहीं है, इस घर को वीरान हुए करीब 25 से 30 साल हो गए हैं। इस घर के जो मालकान थे वो इस घर में एक रात भी नहीं गुजार सके थे। जब उन लोगों ने ये घर लिया, बनवाया, ये घर अंडर कंस्ट्रक्शन था जब ये बिक गया था। मालिक की डेथ हो गई थी, उनके वारिस जो थे उन्होंने बेच दिया, फिर जिसने खरीदा उसने कंप्लीट करवाया। जब वो इस घर में आए थे तो उसी रात जिन्नात ने उन पर हमला कर दिया था और वो रातों रात यहाँ से अपनी जान छुड़ाकर भागे थे। उसके बाद ये घर खाली हो गया, बहुत अरसा खाली रहा। एक दो लोगों ने कोशिश की थी इस घर में रेंट पर आने की। इस घर के बारे में मैं पहले भी जानता हूँ, 2-3 लोग मेरे पास पहले भी आए हैं। जब मुझसे सरफराज ने इस घर के बारे में बात की मुझे समझ आ गई थी ये वही घर है। मैं बस सिर्फ तहकीक करने आया था कि ये वही घर है या कोई और घर है। ये घर कदीम अरसे से आसेब ज़दा है और यहाँ पर जो आसेब है वो किसी और इंसान की एग्जिस्टेंस को बर्दाश्त ही नहीं करता। आप लोग चाहे इस घर को जितनी मर्जी कोशिश करें, वो जिन्नात यहाँ से नहीं जाएंगे, जाना आप लोगों को ही पड़ेगा। अभी वो अपना आप जाहिर करें, उन्होंने हमला नहीं किया क्योंकि आप लोग अभी तादाद में ज्यादा लोग हैं। जो पहले यहाँ से रातों रात भागे थे वो एक हस्बैंड वाइफ थे। उसकी वो जो औरत थी उसको मेरे पास लेकर आई थी, उसको दौरे पड़ने लगे थे, उसके ऊपर एक जिन बच्चा सवार हो गया था, छोड़ता ही नहीं था, उसके पीछे भागता था, उसके पीछे रहता था, सोई हुई के बाल पकड़ लेता था। खौफनाक चेहरे वाला जिन बच्चा जिसके कदमों के निशान इस घर में भी है। और वो जो चुड़ैल आफत है वो ज्यादातर बसेरा जो है वो फीमेल्स पर करती है। अब जैसे ये बच्ची आपके ऊपर सोई, वो फौरन आ गई सामने, वो जागती आंखों में भी सामने आ जाती है। अभी तो वो सोई हुई इसके करीब आई क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता उसने इसको ऐसे कर देना था कि इसने छुप कर आप लोगों से रात को भी ऊपर सोने चले जाना था। इसकी ये हालत हो जानी थी क्योंकि वो हावी हो रही थी अभी, लेकिन ये उसके बाद ऊपर गई नहीं। 3-4 बार शायद इसने कोशिश भी की हो। तो मेरी बहन ने बताया कि बिल्कुल मेरा दिल चाहता है मैं ऊपर जाकर सोऊं। हालांकि अम्मी ने मुझे बताया भी है कि वहां पर कुछ है, अम्मी डरी भी हैं, इसके बावजूद मेरा दिल चाहता है कि मैं ऊपर जाकर सोऊं। मैं परसों मगरिब के वक्त ऊपर से कपड़े उतारने के लिए गई थी। उस वक्त भी मैं कमरे में जाकर थोड़ी देर बैठी रही थी। वहां पर मैं जाती जाती हूँ मुझे नींद आने लग जाती है। मेरा दिल चाहता है बस मैं आंखें बंद करूं और सो जाऊं। उस कमरे में मेरा ये हाल हो जाता है। मैं वहां पर अभी जाकर बैठी ही थी, मुझे इतनी सख्त जैसे नींद की कैफियत आने लग गई। फिर मैं डर गई एकदम कि नहीं, मैंने यहाँ पर अकेले नहीं सोना। अम्मी ने मना किया कि यहाँ पर अकेले। फिर मैं उठकर बाहर भाग गई। अब वो सारी बातें जो थी चाचू को भी सुनवाई गई, चाचू से भी बात करवाई गई उनकी। चाचू बड़े परेशान के अब हम लोग क्या करें। वहां पर अच्छी खासी उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी थी। फिर वो जो आमिल थे उन्होंने ये कहा कि अभी आप लोग जितनी जल्दी होता है इस घर को छोड़ दें। 41 दिन नहीं होने चाहिए इस घर में। अगर इस घर में आपको 41 डेज हो गए फिर वो घर के किसी न किसी एक इंसान पर जरूर हमला करेंगे। वो कोई भी हो सकता है। आप लोगों में से जरूरी नहीं कि सिर्फ आपकी बेटी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। वो आपके खाने वाले बर्तनों को भी यूज करते हैं, यहां तक कि वो आपके खाने में से हिस्सा भी लेते हैं। आप लोगों को पता नहीं है भी लग रहा। शायद आप लोग इकट्ठा सामान ला के आपने रखे, ये जब आप आहिस्ता आहिस्ता यूज करेंगे वो खत्म हो जाएगा फौरन। इतना आपने यूज नहीं किया होगा जितना पहले खत्म हो जाएगा। अम्मी ने कहा ये बात ठीक है। चीनी वाला जो डिब्बा था वो फुल करके रखा था मैंने रात को। सुबह जब मैं उठी नाश्ते के वक्त वो खाली था। मैं ही समझ रही थी मैंने इसको फुल किया ही नहीं। वो आमिर साहब का ये कहना था कि वो वही जिन्नात है। फिर वो चले गए वहां से क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया था कि मैं यहाँ पर कोई अमल नहीं कर सकता, ना मैंने यहाँ पर किसी किस्म का कोई अमल करना है। अगर आप लोग अपने तौर पर कुछ करेंगे तो वो जिन्नात आपको जानी नुकसान भी दे देंगे।
क्योंकि मैंने एक दफ़ा इस घर में आकर पढ़ाई करने की कोशिश की थी। ये तब की बात है जब ये घर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था और वो घर ये बनने नहीं से दे रही मखलूक। बहुत तंग करती थी, मजदूरों को धक्का दे देते थे, गिरा देते थे। और एक खौफनाक चेहरे वाली औरत जो है वो 2-3 मजदूरों पर हावी भी हुई थी। फिर मैंने एक रात यहाँ पर पढ़ाई की थी तो वो मखलूक मेरे ऊपर भी हावी हो चुकी थी। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा था। उसके बाद मैंने यहाँ पर कोई अमल नहीं किया, और अगर मेरा अमल यहाँ पर नहीं हो सका तो शायद ही कोई है जो कर सके, क्योंकि मैं भी बहुत से जिन्नात को कैद भी कर चुका हूँ और बहुत से जिन्नात को मैंने देखा हुआ भी है। ये सारी बातें करके वो वहाँ से चले गए हमें बताकर। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। चाचू ने भी कहा कि आप लोग अपनी जान की हिफाजत करें, ये घर आज सेफ ज़्यादा, तो आप लोग यहाँ से फिर चले जाएं, आप लोग यहाँ पर ना रहें, ऐसा ना हो कि आप लोगों को कोई नुकसान हो। अब्बू ने कहा कि मैं तो दिन रात कोशिश कर रहा हूँ मुझे कोई घर मिल जाए। फिर अभी तो कोई घर मिल नहीं था रहा, मजबूरी थी, हमने वहीं पर रहना था। ये हम लोग करते थे कि हम लोग सारे एक कमरे में सोते थे। उसमें जब हम लोगों को घर मिला उस दौरान भी हम लोगों को उस घर में तकरीबन 1 महीना हो चुका था। ये तो बड़ी इनिशियल स्टेज की बातें थी जब वो आमिल आए थे। फिर ऐसा होने लग गया कि अगर अब जैसे कि हम लोगों में से मेरा भाई घर पर नहीं है तो ऐसे लगता था जिस तरह से मेरा भाई कंप्यूटर वाले कमरे में बोल रहा है, ऊंची आवाज में बातें कर रहा है किसी से। जाकर देखते थे तो लाइट ऑफ होती थी, वो नहीं होता था। फिर एक दफा मेरे अब्बू सोए हुए थे कमरे में, मगरिब के टाइम की बात है, अजान हुई तो अम्मी ने कहा कि अब्बू को जगाओ। सर्दियों में अक्सर लोग सो जाते हैं। जब मैं अब्बू को जगाने के लिए गई तो अब्बू के बिस्तर में मुझे एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ साथ नजर आया। उसके हाथ बहुत काले थे, चेहरा मुझे आधा नजर आया। मेरी जब चीखें निकली तो वो गायब हो गया, बिस्तर के अंदर से ही गायब हो गया। अब्बू जब जागे तो अब्बू बहुत ज्यादा पसीने से भरे हुए थे। अब्बू ने ये कहा कि पिछले 15 मिनट से मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं चीख रहा हूँ, मेरी कोई आवाज नहीं सुन रहा। मेरे सीने पर और मेरे सर के ऊपर बहुत भारी वेट था। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, हाथ पांव भी चलाए हैं, लेकिन वो बोझ मुझे उठने नहीं दे रहा था। हम लोग बहुत ज्यादा डरते थे। हम लोग कोशिश करते थे, हम लोग सारे नमाज पढ़े, हम लोग सारे बावजू रहे। वो नामिल ने बताया था जितना आप लोग अपनी हिफाजत के लिए पढ़ाई करेंगे ये मखलूक आपको नुकसान कम से कम देगी। लेकिन जब हमारे सोने वाले कमरे में भी वो मखलूकात नजर आई तो हम तो बहुत डर गए। एक रात मेरे बड़े भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि जिस कोने में मैं सोई हुई थी, बेड पर सोई हुई थी, तो उस कोने में भी जैसे मेरे सर वाली साइड पर एक औरत खड़ी थी। वो इतनी काली थी, मेरे भाई को पहले समझ में नहीं आई ये है क्या जो हिल रहा है। तो जैसे मैंने गौर किया तो वो जैसे 0 लाइट बल्ब चल रही थी, वो एक औरत थी, चमक रही थी उसकी आंखें। बहुत मुश्किल था उस घर में 1 महीना। 41 दिन तो अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने हमारी मदद की, नहीं हुए इस घर में। 41 दिन से पहले हमने घर छोड़ दिया। वो जो आमिल थे उनसे हम लोग राब्ते में थे, उनको बार बार बातें भी बताते थे। फिर उन्होंने ये कहा कि आपने कोई हिसार नहीं करना कहीं भी, क्योंकि अब्बू से गलती हुई थी। अब्बू ने कमरे में हिसार कर दिया था, जिसके बाद वो कमरे में भी नजर आई और वो बच्चा भी नजर आया। फिर बुलंद आवाज में हम लोगों ने कहा कि हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, हम लोग यहाँ पर नहीं रहना चाहते। रात भर ऐसे लगता था जैसे कोई कभी तालियां बजा रहा है, जैसे 4-5 लोग हैं जो सरगोशियों में बातें करते हैं। अब सारी बात है सर्दियों के मौसम में पंखे तो चलते नहीं है, फिर वो आवाजें गूंजती थी, सुनाई देती थी, महसूस होती थी। वो घर इतना खौफनाक था। मेरे साथ तो वो पहली रात हुआ कंप्यूटर वाले कमरे में, जो बाहर मैंने वो कुर्सी वाला देखा और आवाजें सुनी। उसके बाद एक बार और मेरे साथ ये काम हुआ था। वो इस तरह से हुआ था कि मैं ड्राइंग रूम में मेरे 2 दोस्त आए हुए थे, उनके साथ में बैठा चाय शाय पी रहा था। एकदम हम लोग बैठे बैठे बातें कर रहे थे तो मुझे महसूस हुआ जैसे ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला है घर वाली तरफ से। मैंने इतना गौर नहीं किया, मैंने कहा शायद वैसे खुल गया होगा।
दरवाजा खोलकर कोई वाज़ेह तौर पर अंदर आया और मुझे ऐसा लगा मेरी गर्दन वाली जगह को किसी ने पकड़ लिया। मेरे दोस्त बोल रहे हैं, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। वो मुझे देख रहे हैं कि इसको क्या हुआ है। मेरे दोनों दोस्त जब उठे, जोर से उन्होंने मुझे हिलाया तो मुझे ऐसा लगा मुझे झटका लगा और किसी चीज ने मुझे छोड़ा और उसी टाइम जैसे कोई भाग कर ड्राइंग रूम से बाहर निकला हो। एक काला सा वजूद था। मेरे दोस्त भी डर के भाग गए वहां से वो लोग। इसके बाद मैं बहुत दिन बीमार रहा था। फिर उसके ठीक 4-5 दिन के बाद हमने घर छोड़ दिया था। हम लोगों को एक घर मिला, हम लोग वहां पर चले गए। उस घर में भी जाकर हम लोगों पर इतना खौफतारी था कि हम हर जगह से डरते थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है उस घर में ऐसा कोई मसला नहीं था। लेकिन DH फेज 6 का वो घर, जो बाहर से तो बज़ाहिर बड़ा खूबसूरत, बड़ा साफ सुथरा और बड़ा पुरसुकून लगता था, लेकिन उस घर के अंदर गुजारने वाला एक एक लम्हा, वो रात, हर रात को उन जिन्नात की आवाज़ें, उनकी आहटें, उनकी मौजूदगी किसी भी डरावने ख्वाब से कम नहीं थे। उस घर में जाते साथ एक फीलिंग होती थी कि यहाँ पर कुछ है। जिस्म का भारी हो जाना, सर का भारी हो जाना और वो एक पुरसरार सी बदबू। और आमिल का ये कहना था कि इन जिन्नात की स्मेल होती है। बाज़ जगहों पर जिन्नात की मौजूदगी की स्मेल बन जाती है। अगर तो अच्छी खुशबू हो तो गुमान किया जाता है कि जिन्नात नेक है, रूहानियत वाले हैं, पाक साफ रहने वाले हैं। अगर उसके इस स्मेल गंदी हो, बदबू हो जो नाकाबिले बर्दाश्त हो, जैसे कोई गला सड़ा कोई गोश्त होता है, वहां पर जो मखलूक होती है वो नापाक मखलूक होती है और वो इंसानों को तंग करने वाली होती है। फिर बाद में मेरे चाचू ने बहुत कोशिशें की इस घर को बेचने की। 11 साल वो घर हमारे बाद भी बंद रहा, वो बिका नहीं। 12वें साल कहीं जाकर आधी से भी आधी कीमत पर चाचू की जान छूटी इस घर से। उस दौरान चाचू 2 बार पाकिस्तान आए, लेकिन उस घर में वो रात नहीं थे रुक सकते। उनको सारी बातों का पता था। वो कहते थे मैंने तो दिन के टाइम भी अकेले नहीं जाना। फिर कुछ दोस्तों के साथ या कभी हम लोगों के साथ, अब्बू के साथ विजिट करते थे, फिर छोड़ देते थे। तो ये वहाँ की कहानियाँ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया ताहिर आपका। इसे हमेशा की तरह मैं यही मैसेज दूंगी, कोई भी घर लें उसकी कीमत देखकर या उसकी खूबसूरती देखकर मत लें। पहले ये देखें कि वो घर अगर इतना खूबसूरत है, इतना सस्ता क्यों मिल रहा है, और अगर वो घर इतना खूबसूरत है तो वो गैर आबाद क्यों है। फिर कोई घर खरीदने से पहले किसी साहिब इल्म को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप लोग आने वाले ख़तरों से बच सकें। जल्दबाजी में इंसान फैसले तो कर लेते हैं, ऐसे घरों में चले जाते हैं, लेकिन फिर जिन्नात जीना मुहाल कर देते हैं। बाज़ जगहों से तो इंसान निकल आता है, बाज़ जगहों से वो निकलने भी नहीं देते। ये थी कराची DH के उस खौफनाक घर के वाक़यात और कहानियाँ जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए email ID nushinwirk57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अब जैसे विंटर स्पेशल हॉरर स्टोरीज का सीजन चल रहा है, तो मैं कोशिश करूंगी स्टोरीज लॉन्ग ही लेकर आऊं, ताकि आप लोगों को भी सुनने में अच्छा लगे। जो लोग चैनल को विजिट करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह 25K हो गए हैं, इसको 50K और इससे भी आगे आप लोग लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों ने बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, स्टोरीज को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर करने हैं। जो लोग स्टोरीज पर बैड कमेंट्स कर जाते हैं या तनकीद कर जाते हैं, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जो बात ठीक नहीं है मैं उसको दुरुस्त कर सकूँ, लेकिन बाज़ू का जो बिला वजह की तनकीद होती है वो अच्छी नहीं लगती। तो जिनको स्टोरीज अच्छी नहीं लगती वो टाइम वेस्ट मत किया करें अपना, कोई और सुन लिया करें किसी और की। और जिनको अच्छी लगती है उनको दिल से मोस्ट वेलकम। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें। सर्दियाँ आ रही हैं, अपना, अपने बड़ों का, बच्चों का, सबका ख्याल रखें। गैर ज़रूरी घरों से बाहर मत जाएं, ताकि आप लोग सर्दी से बच सकें।
इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।